बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किसी केस नली में पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव या तो कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या फिर उस केस नली में नीचे की ओर गिरता है जब उस केस नली को उस द्रव में डुबोया जाता है। तो ये जो केस नली में द्रव का चढ़ना या नीचे गिरना यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पारा जो है, पारा भी द्रव है और वो केस नली में नीचे गिरता है। यदि किसी पतली केस नली में पारे में डुबोया जाए, केस नली को पारे में डुबोया जाए तो पारा जो है केस नली में चढ़ने की बजाय गिरेगा और जल चढ़ता है ना। तो ये हम लोगों ने समझा और कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है उसका फार्मूला भी प्राप्त किया। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टेड बातें जो है और डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ उससे संबंधित न्यूमेरिकल जो अभी तक पृष्ठ तनाव का चैप्टर लिया है उसमें जो न्यूमेरिकल खास बेसिक न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे और दैनिक जीवन में हम पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ घटनाओं को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो हम इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं वो है, यदि मान लिया केस नली में जो कोई द्रव है वो मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर तक चढ़ता है और यदि हम केस नली की लंबाई 6 सेंटीमीटर से कम लें तो क्या होगा? तो क्या जल जो है उससे बाहर निकलने लगेगा? क्योंकि वो तो उसी द्रव में 6 सेंटीमीटर तक तो चढ़ना ही चाहिए और हमने मान लिया जो केस नली ली है वो 5 सेंटीमीटर की ही ले ली। तो अपर्याप्त लंबाई की जब हम केस नली लेते हैं तो क्या द्रव उस केस नली से बाहर निकलने लगता है, फव्वारा बन जाता है? क्या ऐसा संभव है? इस बात को समझेंगे और फिर हम समझेंगे यदि केस नली सीधी ऊर्ध्वाधर लगाई गई है और उसमें मान लिया कि किसी ऊंचाई तक जल चढ़ता है, अब उसको तिरछा कर दें तो जल के उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दो इंटरेस्टिंग फिनोमेना हैं जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा अपर्याप्त लंबाई की केस नली में द्रव का चढ़ना। हमने ये फार्मूला प्राप्त किया हुआ है। कोई द्रव है, माना द्रव जिसका घनत्व रो तथा पृष्ठ तनाव टी है, किसी केस नली में h ऊंचाई तक चढ़ता है। h ऊंचाई तक चढ़ता है तो उसका फार्मूला h बराबर होता है 2t/r रो जी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, रो घनत्व है, r क्या है? जो ये मेनिस्कस बनता है यानी नवचंद्रक बनता है, जो ये वक्र बनता है उसकी त्रिज्या है, न कि जो है केस नली की त्रिज्या है। केस नली की त्रिज्या स्मॉल r हमने ली थी। तो ये जो है यहां पर जो वक्र बनता है उसकी त्रिज्या है ये। अब यहां पर हम देखें, यदि इस r को इधर ले जाए यानी h गुणा r बराबर हो जाएगा 2t/रो जी। देखिए t क्या है? इस द्रव का पृष्ठ तनाव है। यदि सभी बातें जो है वही रहती हैं, उसी परिस्थितियों में हम फिर से प्रयोग कर रहे हैं और जो केस नली ले रहे हैं वो अपर्याप्त लंबाई की ले रहे हैं, जो कि हमने बी चित्र में दिखाया है। अच्छा, यहां हमने आर को इधर भेज दिया। आर जो है ध्यान रखना है कि किसका, ये जो वक्र पृष्ठ बनता है इस को ऐसे बनाए, ऐसे, तो इसकी जो त्रिज्या होती है ये वो होती है आर, और स्मॉल आर जो होती है वो इस केस नली की त्रिज्या होती है। तो देखिए दाहिनी तरफ क्या लिखा हुआ है? पृष्ठ तनाव बटे घनत्व और गुरुत्व, ये सब जो है नियतांक है। पृष्ठ तनाव इस द्रव का नियतांक हो गया, घनत्व भी इसका नियतांक हो गया, जी जो है वो भी गुरुत्वीय त्वरण है, वो भी नियतांक है, यानी बराबर हो गया नियतांक। यदि केस नली की लंबाई h डैश यानी h डैश जो होगा वो छोटा होगा इससे ली जाए
तो भी क्या होगा, देखिए जल इसमें चढ़ेगा। मैंने जो ऊंचाई ली है केस नली की, इस बार जो है जितनी ऊंचाई तक जल चढ़ रहा था उससे कम ऊंचाई की ली है। एच डैश ऊंचाई की हमने केस नली ले ली है ना। जो बाहर का हिस्सा है वो केस नली का बाहर का हिस्सा जो है वो चढ़े गए द्रव की ऊंचाई से कम लिया जा रहा है। तो क्या होगा, जल इसमें चढ़ेगा और बिल्कुल ऊपर तक जो है बिल्कुल सिरे तक चढ़ जाएगा और अपनी आकृति को इस तरह से ढाल लेगा कि जो ये वक्रपृष्ठ बनेगा उसका जो त्रिज्या होगी वो पहले की अपेक्षा ज्यादा आएगी। यानी जो ये नवचंद्रक बनेगा, जो वक्रपृष्ठ बनेगा है ना, उसकी त्रिज्या पहले वाले वक्रपृष्ठ से ज्यादा होगी। और तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो एच डैश आर डैश बराबर भी उतना ही होगा, क्योंकि ये तो 2t बटे रो इंटू जी। अतः एच डैश आर डैश बराबर हो जाएगा एच इंटू आर। तो आर डैश बराबर हो जाएगा एच आर बटे एच डैश। तो देखिए एच डैश का मान जो है 1 से कम है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि आर डैश बड़ा होना चाहिए आर। अतः द्रव केस नली में ऊपर तक, ऊपर या में ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा तथा बनने वाले वक्रपृष्ठ नवचंद्रक को इस प्रकार समायोजित करेगा कि उसकी त्रिज्या पहले बने नवचंद्रक से अधिक होगी या हो जाएगी। द्रव केस नली से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अतः द्रव केस नली में ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा तथा बनने वाले वक्रपृष्ठ जो यहां पर बन रहा है, ये आर डैश, बनने वाले वक्रपृष्ठ जिसको हम नवचंद्रक कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं इंग्लिश में, को इस प्रकार समायोजित करेगा कि उसकी त्रिज्या पहले बने नवचंद्रक यहां वाले से अधिक हो जाएगी। द्रव केस नली से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो फव्वारा बन जाएगा, क्योंकि ये तो जो है फिर ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध होगा। यानी बिना हम किसी ऊर्जा का व्यय करे इस जल में गति उत्पन्न कर दें। खाली केस नली को जल में या किसी दूसरे द्रव में डाल दिया और उसकी ऊंचाई हमने कम ली, और तो क्या होगा, द्रव अपने आप फव्वारा बन जाए, निकलने लगे बाहर। तो ये तो संभव नहीं है। तो होगा क्या कि केस नली में द्रव बिल्कुल ऊपर तक सिरे तक चढ़ जाएगा और जो वक्रपृष्ठ बनेगा, जो नवचंद्रक बनेगा, मेनिस्कस बनेगा, उसकी त्रिज्या कुछ इस तरह से एडजस्ट करेगा, समायोजित करेगा कि वो जो कि पहले वाले नवचंद्रक इस वाले केस से अधिक हो जाएगी। जिस तरह से जो है एच और आर का गुणनफल जो होगा वो 2t बटे रो इंटू जी, जो कि एक नियतांक है के बराबर रहेगा।
अतः जो है ये रिजल्ट आता है, और इस रिजल्ट से भी हमें पता लग रहा है कि आर डैश का मान आर से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो वो स्थिति हुई जब हम अपर्याप्त लंबाई की केस नली लें तो ये स्थिति आएगी। अब यदि हम केस नली को झुका दें तो क्या परिस्थिति होगी, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा है हमारा केस नली को तिरछा करने पर द्रव के उन्नयन पर प्रभाव। देखिए, मान लिया ये हमारा पहले वाली सिचुएशन है जब हमने केस नली को किसी द्रव में डुबोया है और द्रव जो है इस ऊंचाई तक चढ़ रहा है। इस केस नली में इस एच ऊंचाई तक द्रव चढ़ रहा है। अब हमने इसको ऊर्ध्वाधर से, ध्यान देना है यहां पर, ऊर्ध्वाधर से हमने इसको ऐसे तिरछा कर दिया, ऐसे ऊर्ध्वाधर से हमने, देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ ये पहली वाली स्थिति थी और कोण हमने अल्फा कोण से झुका दिया। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जो केस नली है उसमें जल जो है या कोई भी द्रव है उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा, मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो एच ही रहेगी। लेकिन जो केस नली में जल के स्तंभ की लंबाई अब बढ़ जाएगी। ये जो है यल हो गया मान लिया नया, ये देखिए ये कोण अल्फा है तो इसका जो है इधर वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ये वाले त्रिभुज की, है ना, या यहां पर हम ले लेते हैं ये, तो ये कोण हो जाएगा अल्फा, एकांतर कोण हो गया तो ये तो एच ही रहेगी, है ना। ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो एच थी, एच ही रहेगी। केवल केस नली में जल स्तंभ की लंबाई बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी इसको देख लेते हैं, है ना। फार्मूला हमारा क्या था, एच बराबर किसी आर त्रिज्या वाली केस नली में चढ़े द्रव के स्तंभ की ऊंचाई एच बराबर आया था 2t cos थीटा बटे, अब की बार में यहां पर हम स्मॉल आर लिख रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या है केस नली की आर रो जी। ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब हम इस त्रिभुज से, इसका त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ए बी सी त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी सी में देखिए कॉस अल्फा का मान लेते हैं, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा एच आधार बटे कर्ण एच बटे एल। तो कॉस एच, यहां पर जो है हम एल का मान निकालना चाह रहे हैं, तो एल गुणा कॉस अल्फा बराबर हो गया एच के, तो एल बराबर हो गया एच, देखिए त्रिशी गुणा करी है हमने, तो इसको हम ये एच का मान यहां रख देते हैं, है ना। समीकरण एक से हम क्या लिखेंगे, एच की जगह पर एल कॉस अल्फा लिखेंगे। एल कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2t कॉस थीटा बटे आर रो जी।
कॉस अल्फा को उधर भेज दीजिए, है ना। तो यल का मान आ जाएगा 2t कॉस थीटा बटे आर रो जी कॉस अल्फा। तो ये नया फार्मूला आ जाएगा कि ये लंबाई होगी केस नली में द्रव के स्तंभ की। देखिए ऊंचाई वही रहेगी, ये बात हम लिख भी सकते हैं अलग से। तिरछा करने पर जल या द्रव स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वही रहेगी, ऊंचाई h जो है वही रहेगी, परंतु तिरछे होने की वजह से, तिरछे होने की वजह से होने के कारण द्रव कारण केस नली में द्रव स्तंभ की लंबाई अधिक होगी, अधिक होगी। हमने यहां पर ऊर्ध्वाधर से कोण लिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। परीक्षा में यदि इधर वाला कोण आ जाएगा तो उस हिसाब से गणना होगी, है ना। क्षैतिज के साथ कितना कोण बन रहा है, ऊर्ध्वाधर के साथ हमने लिया है, क्षैतिज के आधार पर करेंगे तो फिर हम ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, है ना। हमने ऊर्ध्वाधर से केस नली को झुकाया है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ है, ये एकांतर कोण के आधार पर। तो तिरछा करने पर द्रव स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h वही रहेगी, परंतु तिरछे होने के कारण केस नली में द्रव स्तंभ की लंबाई अधिक होगी। अच्छा, अब जैसे कुछ कारक हैं जो कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं, है ना, वो मुख्य रूप से क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो पहला है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है संदूषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन, यानी हमारा द्रव या जल जो है कंटेमिनेट हो जाए, प्रदूषित हो जाए, उसमें कुछ मिल जाए, है ना, तो क्या होगा कि उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। जैसे उसमें कोई चिकनाई डाल दी जाए, कोई तेल डाल दिया जाए, है, तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। द्रव या जल में, द्रव या जल में चिकनाई, धूल के कण आदि के मिल जाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, तनाव घट जाता है। दूसरा हमारा है विलेय का प्रभाव, अब यदि हम कोई ऐसा पदार्थ उसमें मिलाते हैं, मान लिया जल की बात ले लें जो अच्छी तरह से घुलनशील है ना, तो पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। यानी यदि विलेय द्रव में अच्छी प्रकार से या कहें पूर्णतया, अच्छी प्रकार या कहें पूर्णतया घुलनशील है,
तो इससे बने विलयन का पृष्ठ तनाव जो होगा बढ़ जाएगा तथा और यदि विलेय घुलनशील नहीं है या कहें कम घुलनशील है नहीं है तो वह द्रव का पृष्ठ तनाव घटा देता है। तो द्रव में अच्छी प्रकार से घुलनशील है, क्या यदि विलेय द्रव में अच्छी प्रकार से घुलनशील है तो इससे बने विलयन का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और यदि विलेय घुलनशील नहीं है या कहें वो जो है पूर्णतया नहीं घुलनशील है तो वो क्या करेगा, पृष्ठ तनाव को घटा देता है। अब जैसे कि नमक है ना, नमक पूर्णतया घुलनशील है तो उससे क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, है ना। और जैसे साबुन को घोलें तो वो पूर्णतया घुलनशील नहीं है, उससे क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव, ताप के बढ़ने के साथ सामान्यतया पृष्ठ तनाव घटता है। ताप के किसी भी द्रव का ताप बढ़ाने से, ताप के बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है और एक क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। यानी हर एक द्रव का एक विशेष ताप होता है जिस पर उसका पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, उसी को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारक थे जो कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर से संबंधित हैं, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल हैं। ये मैं बार बार यही कहता हूं कि ये आप ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, उनको तो आना ही चाहिए। ज्यादा हम टिपिकल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, एकदम आसान बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमने नोट कर रखा है, वो है 1 सेंटीमीटर व्यास के घोल से बुलबुले को फूंकने पर कृत कार्य की गणना करिए। मतलब देखा जाए कि यहां पर प्रश्न का कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर व्यास का बुलबुला बनाना है साबुन के घोल का। यहां साबुन का घोल है तो साबुन के घोल का 1 सेंटीमीटर व्यास का बुलबुला बनाना है, तो कितना कार्य होगा। कार्य जो होता है पृष्ठ ऊर्जा के बराबर हुई होता है और पृष्ठ ऊर्जा बराबर होती है पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में वृद्धि। और यहां पर बुलबुला बनाया गया है। बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं, गोलाकार बुलबुला है और बुलबुले में 2 पृष्ठ हैं। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम 2 से गुणा करके कुल बने क्षेत्रफल का, पहले तो क्षेत्रफल है ही नहीं यहां पर, है ना, शून्य है, गोला है नहीं, नया गोला बनाया गया है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ये निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखना है कि बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं, मतलब जो कि हवा के संपर्क में होते हैं, एक अंदर भी हवा भरी हुई, बाहर भी हवा भरी हुई है। गोले में 2 पृष्ठ होते, बुलबुले में, यहां है ना, बुलबुले में प्रश्न 1 है, में 2 पृष्ठ होते हैं
अतः क्षेत्रफल में वृद्धि। मैंने कहा ना, ये नया बुलबुला बनाया गया है, कोई पहले से तो बुलबुला बढ़ाया तो गया नहीं, तो हम उसके हिसाब से करते। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 पाई आर का वर्ग, ये क्षेत्रफल में वृद्धि जब जो हो गई। तो 2 गुणा 4 गुणा आर कितनी है, इसका आधा कर दीजिए, है ना। तो 3.14 इंटू ये आर का मतलब है इसका आधा 0.5, और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेंगे, का वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3.14 गुणा ये हो गया 0.10 की घात -4। तो 25 अट्ठे 200, देखिए 25 अट्ठे 200 है ना, 200 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -4, इतना क्षेत्रफल हुआ हमारा मीटर का वर्ग। अब हमें कृत कार्य निकालना है। कृत कार्य या कहें पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो पृष्ठ तनाव दिया गया है, ये 28 दिया हुआ है, हमने ले रखा है। यदि 2.8 है तो उसके हिसाब से गणना हो जाएगी, गुणा क्षेत्रफल में वृद्धि ये है। तो ये देखिए, इसको हम 2 लिख लेते हैं, गुणा 3.16 गुणा 10 की घात -4। अब इसकी गुणा करने को रह गई है। देखिए, ये हमारा पृष्ठ तनाव और ये घातें मिल जाएंगी, तो 28 गुणा 2 गुणा 3.6 3.14 है, 1.6 क्यों है, 1.4 है, पाई का मान है ना, 3.14 गुणा 10 की घात -7 हो जाएगा। 4 और 3 दोनों, इसकी गुणा कर लेंगे और उत्तर आ जाएगा, यानी 56। तो ये हो जाएगा ये गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -7। अब इसकी गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा जूल में। दो अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो घात में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। गुणा करने के बाद लगभग हम गुणा करके दिखा सकते हैं। 3 से गुणा किया तो 3 4 18 हो गया, और 3 5 15 16 है ना, 168 हुआ, दशमलव छोड़ दे रहे हैं, तो लगभग जो है गुणा 10 की घात -7, ये लगभग हो गया। या कहें 1.68 गुणा 10 की घात -5 जूल कार्य हो जाएगा, लगभग, है ना। हमने 3.14 का 1.4 छोड़ दिया, तो ये आया, लगभग इतना उत्तर हो गया। यदि समय नहीं है तो ऐसा भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 2। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 मिमी त्रिज्या की पारे की एक बूंद समान आयतन की 27 गोलाकार छोटी बूंदों में टूट जाती है, तो इस प्रक्रिया में व्यय ऊर्जा की गणना करो। पारे का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है कि देखिए, जब एक बड़ी बूंद जिसकी की त्रिज्या 3 मिलीमीटर है, इसको तोड़ करके 27 छोटी छोटी बूंदें बनाई गई हैं, तो यहां पर क्या होगा कि एक बड़ी बूंद का आयतन 27 छोटी छोटी बूंदों के बराबर होगा, है ना। इस आधार पर जो नई बूंदें बनेगी उसकी त्रिज्या हम निकाल लेंगे, और उस त्रिज्या के आधार पर 27 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और पहले वाली बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। पहले एक बूंद थी, अब 27 बूंदें हो गई, तो क्षेत्रफल में जितना परिवर्तन होगा उसको हम पृष्ठ तनाव से गुणा कर देंगे, क्योंकि पृष्ठ ऊर्जा बराबर होती है पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब चाहे वो वृद्धि हो सकती है या क्षेत्रफल घट सकता है। तो यहां पर तो बढ़ रहा है, क्योंकि 27 बूंदें बन रही हैं, है ना।
तो पहले तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, दोनों जो है यानी बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 27 छोटी बूंदों का आयतन, ये कंडीशन लगाते हैं। यानी एक बूंद का आयतन बराबर है 27 बूंदों का आयतन। तो एक बूंद का आयतन का फार्मूला 4/3 गोले का है, पाई आर क्यूब, बड़ी बूंद है इसको हम कैपिटल आर से नहीं लिख रहे हैं, बराबर है 27 गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई काट दीजिए। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या 3 मिलीमीटर दी गई है ना, वो बाद में रख लेंगे, अभी हम संबंध निकाले ले रहे हैं। तो आर क्यूब बराबर हो गया 27 आर घात 3, तो आर बराबर हो गया, देखिए 3 9 3 27 3 आर, ये संबंध पता लग गया। यानी जो हमारा आर का मान है, स्मॉल आर का मान है, वो r/3 के बराबर है। अब हमें निकालना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो गया 27 बूंदों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस एक बूंद का क्षेत्रफल। तो 27 गुणा, देखिए यहां पर फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ऐसे करेंगे 27 गुणा, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए कैपिटल R/3 का वर्ग, 4 पाई यहां पर कॉमन लेंगे, उससे क्या हो रहा था, गलत हो जा रहा था, और आर स्क्वायर अब सही हो जाएगा। तो ये देखिए 4 पाई 27 बूंदों का क्षेत्रफल निकालना है ना, हमने पूरे में 27 का मान ले लिया था, तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है। R²/9 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, 9 3 27, तो 4 पाई इंटू 3r² और ये r², देखिए 3r² में से r² घटा दीजिए तो 2r² आया, तो ये हो गया 8 पाई r²। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। वह ऊर्जा बराबर हो जाएगी, ऊर्जा बराबर होगी पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ तनाव का मान दिया गया होगा, ये दिया हुआ देखिए, इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि है 8 पाई r²। तो देखिए वैल्यू रखिए 8 गुणा 22/7 लिख सकते हैं, गुणा r का मान है, ये देखिए 3 मिलीमीटर पारे की बूंद है, तो 3 मिलीमीटर को 3 गुणा 10 की घात -3 मीटर में बदलेंगे, है ना। 3 गुणा 10 की घात -3 यानी 1000 से में भाग दे दिया है का वर्ग। तो 7 से इसको काट देंगे, 7 से कट रहा है, 0 7 6 42 और 4 बचा 7 6 42, ये आया, है ना। तो इस तरह से 0.066 गुणा 8 गुणा 22 गुणा 3 3 9 गुणा 10 की घात -6। अब इसकी गुणा करना आपका काम है, 8 से पहले गुणा कर लीजिए, इसको सबको गुणा कर दीजिए, तो उत्तर आपका आंसर आ जाएगा जूल में। बस यहां पर हमें मीटर में बदलना पड़ेगा त्रिज्या, ये थोड़ी ध्यान रखना है। 1000 से भाग दे लीजिए या फिर 10 की घात -3 के पदों में लिख दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। गुणा कर दीजिए बस, और तो कुछ बचा नहीं। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है जिसमें 1000 छोटी बूंदों को, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर है, को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाने पर मुक्त ऊर्जा की गणना करिए। यहां पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में कमी होगी,
बड़ी बूंद बनेगी तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। पहले 1000 बूंदे हैं तो उनका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तरीका यहां भी वही है कि पहले हम क्या करेंगे प्रश्न 3 में भी कि 1000 बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। प्रश्न नंबर 3 देखें, 1000 छोटी बूंदों का आयतन बराबर है एक बूंद का आयतन, है ना। तो 1000 गुणा 4/3 पाई r की घात 3 गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³। यहां पर हमें स्मॉल r दिया गया है 0.01। तो देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया तो ये हो गया 10r बराबर हो गया r। ये संबंध आ गया। अब हमें पृष्ठ जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें परिवर्तन निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हुई है यहां पर। तो पहले 1000 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 गुणा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस ये जो है पहले बाद में जो गोला बना बड़ी बूंद बनी है वो ये है। देखिए छोटी बूंद 1000 थी तो 1000 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बड़ी बनी हुई बूंद। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 4 पाई कॉमन ले लेंगे। तो 1000 r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये संबंध है। स्मॉल r की जगह वो कैपिटल R की जगह हम 10r लिख सकते हैं, है ना। 10r यहां पर लिख सकते हैं। 4 पाई 1000 r स्क्वायर, है ना। और ओहो सॉरी ये देखिए 4 पाई r³ लिखा हुआ, r स्क्वायर होता है फार्मूला है। ये तो क्यों ठीक है, यहां क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्यों क्यों होगा। हाँ तो यहां पर r का मान रखिए 10 r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 1000 r स्क्वायर, ये हो गया 100 r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई 1000 r स्क्वायर में से 100 r स्क्वायर घट गया तो आ गया 900 r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में कमी हुई इतनी। अब हम मुक्त ऊर्जा की गणना करें तो पृष्ठ तनाव से गुणा कर दें बस, और क्या। तो मुक्त ऊर्जा बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में कमी। पृष्ठ तनाव का मान दिया होगा प्रश्न में, देखिए ये दिया गया जल की बूंदें हैं, ये 7 गुणा 10⁻2। क्षेत्रफल में कमी ये है 4 पाई इंटू 900 इंटू r स्क्वायर। हाँ r स्क्वायर का मान रखें, त्रिज्या जो दी गई है वो 0.01 है। इसको मीटर में बदल करके रखेंगे तो मीटर में क्या हो जाएगा 0.01 गुणा 10⁻³ का वर्ग। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया देखिए ये 88 हो गया गुणा 900 गुणा, देखिए इसका वर्ग करेंगे हम 88 गुणा 900 ये आ गया और 10⁻2 है गुणा इसका वर्ग करेंगे तो ये देखिए 0.01 है। 0.01 का वर्ग करेंगे 0.0001
गुणा 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। अब 88 गुणा 900, अब देखिए 2 जीरो लगे हुए हैं और ये जो है 1 2 3 4 घात माइनस की और हो जाएगी, 10 की घात माइनस 10 हो जाएगी। ये भी तो माइनस की घात ही है ना, 10 की घात माइनस 2। तो ये जो है 88 गुणा 900 गुणा 10 की घात माइनस 12 हो गया। अब जो है 2 घातें इसमें से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 की घात 2 है प्लस का, तो ये 88 गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस 10, 9 8 72, 7 9 8 72 और 7, ये 10 की घात माइनस 10 है ना। तो इसको यदि हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.9 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल। गुणा देख लीजिएगा, कुछ प्लस माइनस होता है तो आपको उसको तो सही कर सकते हो, बस मेथड आपको देखना है कि हमें मुक्त ऊर्जा कब होगी, जब क्षेत्रफल में कमी होगी। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तोड़ने के लिए, छोटी छोटी बूंद बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर छोटी बूंद से एक बड़ी बूंद बन रही है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, इतनी जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए पृष्ठ तनाव पर आधारित प्रश्न है ना। चौथा प्रश्न है जो कि पृष्ठ तनाव पर आधारित है। पृष्ठ तनाव का मतलब केस नली पर आधारित है। पृष्ठ तनाव पे तो सभी हैं। ये केस नली वाला प्रश्न है। क्या है कि ये केस नली में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है। द्रव का घनत्व इतना है 8 गुणा 10 की घात 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा नली के लिए स्पर्श कोण का मान 30 डिग्री हो तो द्रव के का पृष्ठ तनाव ज्ञात करिए। पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है हमें। जो है प्रश्न देखिए चौथा ये है, ये 5वां प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में देखना है कि H बराबर होता है 2t cos थीटा बटे r, ये फार्मूला यूज करेंगे r रो जी। ये बस हमें क्या करना है कि जो मात्रक हैं उनका ध्यान रखना है कि मात्रक जो है सब SI मात्रक में सभी संख्याएं लिखें, मीटर में लंबाई, मीटर में त्रिज्या, मीटर में, है ना। तो अब यहां पर हमें t का मान ज्ञात करना है, पृष्ठ तनाव, तो त्रिज्या गुणा कर लीजिए यहीं पर, है ना। और चाहे अभी मान रख लीजिए उसके बाद करिए। यदि हम त्रिज्या गुणा करते हैं तो 2t cos थीटा बराबर हो जाएगा H r रो जी। 2 इंटू टी इंटू कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है। स्पर्श कोण का मान जो है यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है तो cos 30 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा H कितना 6 सेंटीमीटर है तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में बदल दिया। त्रिज्या कितनी है 0.1 गुणा 10 की घात माइनस 3 और घनत्व तो दिया गया है 8 गुणा 10 की घात 2 और गुणा जी 10 ले लेते हैं, जी का मान 10 ले लेते हैं। तो यहां पर मान रखिए 2 गुणा टी गुणा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, बराबर हो जाएगा। देखिए जो घातें हैं ये देखिए 10 गुणा हो जाएगी। देखिए हम इसको वैसे लिख रहे हैं, माइनस वाली घात अलग जोड़ रहे हैं, इसके गुणा कर दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 0.6 गुणा 10 की घात माइनस 5 2 और माइनस 2 गुणा 8 गुणा 10 की घात 3 हो गया। देखिए 10 ये है और 10 की घात 2 ये है तो 8 गुणा 10 की घात 3 हो गया, 6 कन 6 हो गया और 10 की घात माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो 6 8 48 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का ये घात हल हो गई तो माइनस का 2 बचा, 5 में से 3 गया 2। अब इसको उधर भेज दीजिए और हल कर लीजिए। टी का मान 2 कट ही गया तो टी बराबर हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे √3। इसका हल तरीका यह है कि √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से भाग दे दीजिए तो ये √3 वाला समस्या खत्म हो जाएगी।
तो 4.8 √3 गुणा 10⁻², बटे √3 का गुणा करेंगे 3, ये कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो 1.6 √3 गुणा 10⁻²। इसका मान रख सकते हैं 1 इसका जो होता है 1.72, 1.7 भी ले सकते हैं √3 का मान, तो 1.6 गुणा 1.73 लिख दीजिए, चाहे 1.7 लिखिए, गुणा 10⁻²। ये और मात्रक जो होता है पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर होता है, तो ये गुणा कर लेंगे हम, 1.6 गुणा 1.73 गुणा 10⁻², ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये केस नली से संबंधित प्रश्न था, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला देखिए प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, ये भी केस नली पर आधारित है। एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.4 मिमी है, जल में ऊर्ध्वाधर डुबोई जाती है। ज्ञात कीजिए कि जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। यदि केस नली को 60 डिग्री झुका दें तो केस नली में जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो ये झुकाने वाला केस आ गया, देखिए प्रश्न 5 में। पहले तो हम पता करें कि कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। तो फार्मूला 5वां प्रश्न, H बराबर होता है 2t cos थीटा बटे r ρg। ये है, देखिए cos थीटा, थीटा बराबर जल के लिए जो होता है, याद रखें जल के लिए थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, तो cos थीटा cos 0 डिग्री बराबर होगा 1 के, तो H बराबर हो जाएगा 2 गुणा पृष्ठ तनाव। देखिए जल का पृष्ठ तनाव दिया गया है 7 गुणा 10⁻² बटे r। त्रिज्या देखिए केस नली की त्रिज्या 0.4 है और 10⁻³ ये मीटर में बदल दिया। घनत्व तो 1000 है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 1000 लिख दिया, गुणा जी का मान 10 ले लिया। तो इस तरह से जब हमने इसको हल किया तो 2 गुणा 7 गुणा 10⁻² बटे, देखिए नीचे कितना होता है, ये देखिए 10⁻4 आएगा ये, और 10⁻³ ये है, 10⁻4 यहां हो रहा है, मतलब देखिए इसको समझिए जरा, 10⁻³ गुणा 10⁻4, तो इसमें से घटा दिया तो ये कितना बचेगा, देखिए 2 गुणा 7 गुणा 10⁻² बटे 0.4 गुणा 10 हुआ, यानी 4 हो गया। तो 2 गुणा 7 गुणा 10⁻² बटे, गुणा करेंगे 4, काट लो, 2 दूनी 4, 7 बटे 2 मतलब 3.5 गुणा 10⁻² मीटर, या कहें 3.5 सेंटीमीटर जल चढ़ेगा। ये उत्तर आ गया। अब इसको तिरछा कर देते हैं, तो तिरछा करने में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो वही रहेगी, देखिए तिरछा कर दी, ये वाला केस कर दिया, देखिए ये ऊंचाई जो अभी है वो 3.5 ही रहेगी, और ऊर्ध्वाधर से कोण कितना 60 डिग्री झुका रहे हैं, 60 डिग्री ये है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब हमें ये यल का मान निकालना है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो कॉस, ये हमारा एच है और ये एल है, तो कॉस ये 60 डिग्री वाला कोण लेंगे तो एच बटे एल है। 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, एच का मान अभी निकाला 3.5 सेंटीमीटर एल, तो एल बराबर हो जाएगा 3.5 गुणा 2, 7 सेंटीमीटर जल की इसमें जो लंबाई हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी यदि हम केस नली को झुका देंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न थे जो कि सभी को आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें सभी पूरी तरह से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।